अबे बच्चों, आवाज आ रही है? दिक्कत आना, आवाज आ रही हो तो। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सबको? लिख के आओ जल्दी से, आवाज आ रही है तो शुरू करते हैं। चलो, सही है बिल्कुल। तो शुरू करें। तो लास्ट टर्न पे हम लोग, देखो बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट टर्न पे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। और जो रिडॉक्स रिएक्शन था उसमें हम लोगों ने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। मैं 1 मिनट में फिर से बता दूं। हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टर्म में क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और वहीं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और फिर मैंने आपको बताया था मेटल और नॉन मेटल के टर्म में कैसे याद रखोगे। तो याद रखोगे हाइड्रोजन को आप मेटल और ऑक्सीजन को आप नॉन मेटल। तो अगर कहे आपसे एडिशन ऑफ मेटल क्या होगा, तो आप एडिशन ऑफ मेटल से याद करोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से याद आएगा आपको रिडक्शन। तो इस तरह से मैंने बताया था याद रखने का तरीका। फिर आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन के लॉस से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के गेन से ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। और यह भी बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ना नहीं है, वो हायर लेवल का कॉन्सेप्ट। क्लियर था यहां तक सबको बच्चों? फिर आगे शुरू करें। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हाँ बच्चों, कल जो टेस्ट दिया था ना, कल आप लोगों ने अगर टेस्ट दिया हो, जो जो बच्चों ने, उसमें से एक आंसर हमारा गलत हो गया था। मतलब उसमें मिस प्रिंटिंग हो गई थी टाइपिंग में। तो उससे एक आंसर था लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट को हीट करने पे वो कौन सी रिएक्शन है, तो शायद उसका आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा गया, जबकि वो था आपका डिकम्पोजिशन। ठीक है। अब बाकी सब कुछ सही था, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, वो अपने आप एवेल्युएट कर लो उसी हिसाब से। तो हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? जंग लगना। कोरोजन का मतलब जंग लगना। अब जंग किसी भी मेटल में लग सकता है, ठीक है, लेकिन जंग लगना आयरन का, जंग लगना आयरन का स्पेशली नाम होता है रस्टिंग। तो रस्टिंग वर्ड हमेशा आयरन में इस्तेमाल करते हैं, और करोजन किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्युमिनियम का करोजन हुआ, चाहे जिंक का, उसका कॉपर का करोजन हुआ, किसी का भी हो सकता है। तो करोजन होता क्या है इसको थोड़ा सा जानना। बाकी इसको तो हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपका एक मेटल है, और मेटल के सरफेस का, ये मेटल का सरफेस है देखो। तो मेटल के सरफेस का खराब हो जाना, पॉइंट समझना, मेटल के सरफेस का खराब हो जाना, ठीक है, किस वजह से? हो सकता है उससे ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाए, हो सकता है उससे पानी रिएक्शन कर जाए, पानी हो सकता है मॉइस्चर के फॉर्म में हो सकता है एसिड रिएक्शन कर जाए, बेस रिएक्शन कर जाए, इवन और भी कोई केमिकल रिएक्शन कर जाए, गैसेस रिएक्शन कर जाए। तो उनकी वजह से मेटल सरफेस का खराब हो जाना इज नोन एज करोजन। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि करोजन जो है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि कभी भी जिंदगी में दुनिया में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं जहां सिर्फ ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन होती है तो रिडक्शन भी होना मस्ट है। तो कोई ये कहे कि करोजन इज ओनली रिडॉक्स रिएक्शन, गलत। करोजन में रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन भी होगा। फिर भी हम टॉपिक लिखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का असर, लेकिन करोजन के अंदर होगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं किसकी किसकी वजह से। हो सकता है एयर की वजह से, हो सकता है ऑक्सीजन की वजह से, हो सकता है किसी गैस की वजह से, हो सकता है कोई केमिकल की वजह से। और केमिकल में सब आ गए, एसिड, बेस, सॉल्ट, सब। तो किसी केमिकल की वजह से आग हो गया। तो मेटल के सरफेस का खराब हो जाना इज नोन एज करोजन।
और करोजन को बाकी पूरा करोजन जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर। जैसे खास करके रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं, अगर आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन और रेड रंग की या येलोइश ब्राउन टाइप की पपड़ी सी जम जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता था Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पर किताबों में सिर्फ रिएक्शन लिखा हुआ है तो मैं अभी रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, और फर्क बाकी मेटल नॉन मेटल में तो पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आयरन जो कि रस्ट करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर भी होना जरूरी है, और मिल करके ये बनता है Fe2O3.XH2O। क्या इसका केमिकल नेम बता सकते हो Fe2O3.XH2O का? बता सकते हो क्या? इसका केमिकल नेम बता सकते हो? एक बच्चा कह रहा है वीडियो भी लाइक कर दिया करो। देखो वीडियो लाइक करो या नहीं करो लेकिन पहले पढ़ाई करो। Fe+O2+XH2O मिलकर बना Fe2O3.XH2O। इसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम सुनो कैसे है। ये वाला केमिकल तो फेरिक है, आयरन थर्ड वैलेंसी, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है .XH2O। अब डॉट के साथ ये नहीं लिखा हुआ है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे सॉल्ट को, जिन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, डॉट के बाद पानी लिखा होता है, उन्हें हम हाइड्रेटेड कहते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब पानी मिला हुआ, तो इसका नाम ऐसा कुछ होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, इसको एक और नाम से जान सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि फेरिक का ही दूसरा नाम क्या था बेटा? आयरन थर्ड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड एक ही चीज है, और इसी को हम रस्ट भी कहते हैं। इसी को हम रस्ट भी कहते हैं, और ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो Fe2O3.XH2O। अब इसके बाद हमें इसका कलर याद रखना है, तो कलर कुछ इसका रेडिश ब्राउन टाइप का होता है। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा इसको, जो आयरन के ऊपर लेयर जो खराब हो जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब इसके अलावा रस्टिंग कैसे होती है, कैसे बचाया जाए, ये सब हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इसको नहीं लेके चलेंगे। इसमें क्वेश्चन आ चुका है शायद एक बार बहुत पहले एंट्रेंस में कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज, और ज्यादातर बच्चे सोचते थे ऑक्सीडेशन पर टिक मार दिया, जबकि आपको मालूम है सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो सकती, अगर होगी तो दोनों होगी, और इसीलिए इसका आंसर था रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा जो हम सेकंड इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंसिडिटी। सेकंड इफेक्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? कोई भी ऑयली एंड फैटी फूड, जो तेल वाला खाना होता है, चर्बी वाला खाना होता है, उसका खराब हो जाना, तेल वाले और चर्बी वाले खाने का खराब हो जाना, जब तुम उसे हवा में रखो, और हवा में रखने से ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन उस फूड से, जो फैटी या ऑयली फूड है, उससे रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन करने के बाद वहां पर उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है खाने की, ठीक है, और टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मतलब स्पॉइलेज ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड, किसकी वजह से? एयर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो ऑयली एंड फैटी फूड का खराब हो जाना, इसके स्मेल खराब हो जाती है, बैड स्मेल आने लगती है। आपने देखा होगा तेल वाला खाना अगर रात भर आप रख दो, फ्रिज में ना रख के किचन में ऐसे ही नॉर्मल रख दो, तो सुबह में आपको स्मेल उसकी अच्छी नहीं आती, तो वो रेंसिडिटी हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन। बट अगर ये कोई कहे कि रेंसिडिटी सिर्फ ऑक्सीडेशन है तो गलत है, ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो रिडक्शन भी वहां पर हुआ होगा, तो ओवरऑल मिला के ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इस स्मेल का खराब हो जाना या इसमें खाने का खराब हो जाना, इसको बचाए कैसे? ऑयली एंड फैटी फूड को बचाएं कैसे? तो बचाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप उसको फ्रिज में रख दो, टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन होने में दिक्कत होगी, क्योंकि रिएक्शन को थोड़ी टेम्परेचर चाहिए होती है, और रिएक्शन में दिक्कत होगी तो फिर खाना खराब जल्दी नहीं होगा। तो कैसे कैसे बचा सकते हो इसको? तो इसका प्रिवेंशन करना है, अगर रोकना है तो रेंसिडिटी को, पहला काम करो रेफ्रिजरेटर का यूज करो।
रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन की रफ्तार जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम। और रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाएगी तो फिर रेंसिडिटी भी धीरे धीरे होगा, तो टाइम लगेगा। और अच्छे से फ्रीजर में रख दोगे तो इतना टेम्परेचर कम हो जाएगा कि रिएक्शन होगी ही नहीं, तो खराब होने के चांसेस ही नहीं होंगे। तो ये तो था हमारा पहला केस। और कोई तरीका, और कोई तरीका है, इसको लाइट से दूर रखो। ठीक है, रोशनी अगर आएगी तो रोशनी में कहीं ना कहीं एनर्जी तो है, और एनर्जी है तो उसको रिएक्शन को बढ़ा ही देगी, तो उसको रोशनी से दूर रखोगे तो एनर्जी की थोड़ी सी कमी तो रहेगी, लेकिन खाना पूरी तरह बच नहीं पाएगा रोशनी से दूर में। तो इसका प्रिवेंशन है अवे फ्रॉम लाइट। फूड को लाइट के सोर्स से दूर रखो, एक चांसेस ये है। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे कि ऑक्सीजन कम से कम आ सके। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन नहीं होगा, बट ऑक्सीजन कम से कम आ सके, तो एयर टाइट कंटेनर में हम रख दें। ये सब तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं कि लाइन में। ठीक है, और कुछ इसमें आपने पढ़ा होगा इसी रेंसिडिटी को बचाव के लिए कि नाइट्रोजन का फ्लश कर दें। नाइट्रोजन को फ्लश कर दें, पोटैटो चिप्स वाले जितने भी चिप्स वाले मटेरियल होते हैं उसके अंदर गैस भरी जाती है। आपने देखा होगा उसका जो बैग होता है उसके बैग में ऊपर की तरफ गैस भरी रहती है, तो वो गैस ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस इसलिए है कि ऑक्सीजन उससे रिएक्शन ना कर सके पोटैटो चिप्स, क्योंकि वो भी तो ऑयली एंड फैटी फूड्स है। और वहीं अगर किसी वजह से अगर वो चिप्स लीक कर गया, कहीं से उसमें से गैस निकल गई, तो फिर आपने देखा होगा वो चिप्स उतना अच्छा नहीं लगता खाने में, और लोग कहते भी हवा निकल चुकी है कुरकुरे की या लेस की, जिसकी भी हो। तो वो हवा ना निकले, और वो हवा होती कौन सी है, नाइट्रोजन। वो एयर नहीं है, वो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है। तो चौथा काम, आप चिप्स के अंदर, मान लो ये चिप्स है, इसमें कौन सी गैस रख दें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है, जो रिएक्शन नहीं करने दे रहा बाकी किसी गैस। लेकिन अगर ये लीक कर गई तो नाइट्रोजन बाहर, और फिर बाहर वाली गैस अंदर आ जाएगी, और ऑक्सीजन इससे रिएक्शन कर सकता है। क्लियर सबको रेंसिडिटी? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा सवाल था यहाँ पर। इन सब के अलावा, इन तीन चार के अलावा एक केमिकल और है, जो केमिकल डाल दिया जाए अगर, तो केमिकल डालने से भी ऑक्सीडेशन रोका जा सकता है कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं। जैसे कि बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, नाम ही बता रहा है, एंटी मतलब खिलाफ, ऑक्सीडेंट मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होने के खिलाफ है। तो ऐसा केमिकल डालो जो ऑक्सीडेशन ना होने दे। अब ऐसा कौन सा केमिकल है, तो केमिकल तो बहुत है, आपके कोर्स में दो लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, एक का नाम है BHA, एक का नाम है BHT। इसका फुल फॉर्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, और ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ठीक है, क्लास 11 12 में जाके पढ़ोगे, ये सब अभी नहीं है 10th। तो सिर्फ आप याद रख लो BHA एंड BHT दो केमिकल है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन से रोका जाए। क्लियर सबको? ठीक है, बिल्कुल बच्चों ने सही लिखा है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कोरोजन और रेंसिडिटी, कंप्लीट हो गया। तो अब इस चैप्टर में हमारा दो टॉपिक बच गया छोटा छोटा, एक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बैलेंसिंग यहाँ पे उस तरह से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिटन एग्जाम थोड़ी है देना है, यहाँ तो चारों ऑप्शन सामने रहेंगे, तो बैलेंस करना बहुत आसान है। और एक टॉपिक हमारा इंडो और एक्सो कहते किसे रिएक्शन को, बस वो देखना। तो आप अगली हेडिंग लिखोगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दो बच्चों। जवाब नहीं आ रहा तुम लोगों का। चलो, तो अगली हेडिंग लिखना बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, इसमें बस दो ही तरह के सवाल बन सकते हैं। या तो ये पूछेगा इनमें से कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है,
या ये पूछेगा इनमें से कौन सी रिएक्शन बैलेंस है, तो वो तो आप देख के भी पहचान सकते हो, मेरा मानना है। और बैलेंसिंग होती क्या है? बैलेंसिंग का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, ना एटम किसी का ज्यादा ना एटम किसी का कम, इसी को कहते हैं बैलेंस। और बैलेंस करने का तरीका जो क्लास 10th में हमें सिखाया था वो था हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तुक्का लगाओ कौन सा नंबर बैठेगा। बट अब हमें एंट्रेंस में क्यों तुक्का लगाना? एंट्रेंस में चारों ऑप्शन सामने हैं, तो सामने से देख करके समझ जाओगे कौन सी इनमें से बैलेंस है कौन सी नहीं है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर पूरा बैलेंसिंग सीखें, तो हमें बैलेंसिंग यहाँ सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस का बैच है तो एंट्रेंस की तरह हम लेके चलेंगे उसे। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जिस तरह का आ चुका है पहले भी। आपको बताता हूं किस तरह से बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा। ये रिएक्शन पहले भी मैं लिखवा चुका हूं, देखो PbNO3 ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको हमें बैलेंस नहीं करना, बट क्वेश्चन इस तरह से आया था, ये लिखा हुआ था ABCD। ABCD का मतलब वो नंबर जो बैलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग में जो नंबर इस्तेमाल किया जाएगा उसको मैं ABCD लिख दे रहा हूं। और क्वेश्चन में फिर इस तरह से आया था ABCD एंड D आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, हमें ऑप्शन देख के समझना, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। इस तरह से बैलेंस करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैल्यू चारों दी हुई है, सिर्फ तुम्हें देख के समझना है कि कौन सा इनमें से बैलेंसिंग का सही वैल्यू है। तो एक तरीका है पूरा बैलेंस करो, मगर मेरा मानना पूरा बैलेंस करने की कोई फायदा नहीं है, आप वैल्यू पुट करो आंसर लो। ठीक है, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं कुछ बच्चे डी दे रहे हैं जवाब। चलो हम एक एक करके वैल्यू पुट करें। सबसे पहले हम यही ए से स्टार्ट करते हैं, हमें मालूम नहीं है अभी। 1 1, सी की वैल्यू 2 1। पहले यहां तक वैल्यू पुट करें, देखो 1 1 2 और 1। फिर देखते हैं क्या ये बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। पीबी पीबी 1 है, यहां पीबी 1 है, पीबी बैलेंस है। नाइट्रोजन पे आओ, नाइट्रोजन 2 है, यहां नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन 6 है, यहां चेक करें ऑक्सीजन 1 है। ठीक, ऑक्सीजन देखो जरा सा, ऑक्सीजन इधर 1 है, ध्यान से देखो, और उसके सॉरी ऑक्सीजन 6 है, यहां पे ऑक्सीजन चेक करो 4, 4 और 1 5, और 5 और 2 कितने हो गए 7। क्या ये बैलेंस है? बताओ बच्चों। ज्यादातर बच्चे ए आंसर लिख रहे हैं, क्या ए आंसर बैलेंस है? ध्यान से देखो, 5 और 2 ऑक्सीजन यहां है, 5 और 2 7, और यहां 6 ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो ए वाला तो नहीं है, कंफर्म है। बी वाले पे चेक करते हैं, चलो 2 2 4 1 चेक करें। पीबी 2 है, पीबी 2 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 और 2 4 बार हो गया, नाइट्रोजन 4 बार हो गया, बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 12, ऑक्सीजन 12 है, यहां चेक करो 2, और ये 4 दूनी 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 10 और 2 12, तो यहां पर 12 दिख रहा है, तो 12 12 बैलेंस है, तो 2 2 4 1। बताओ बच्चों, बी समझ में आया क्यों हुआ? तो हमें बैलेंस करना नहीं है, वैल्यू पुट करना है 2 2 4 1, और वहां से देख करके समझ रहे हैं कितनी वैल्यू आएगी। क्लियर है सबको? हाँ, बी जो बच्चे लिख रहे हैं वो सही आंसर लिख रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। आपको 4 ऑप्शन का पुट करना और आंसर लाना है, बैलेंसिंग हमें करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर?
ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, आज जुहेर आलम कह रहा है क्रिस्टल क्लियर, वरना अक्सर इसी का क्वेश्चन रहता था। तो क्वेश्चन कितने तरह के आएंगे? सिर्फ दो तरह के। कौन कौन से? बैलेंसिंग, इनमें से कौन सा बैलेंस्ड है, कौन सा अनबैलेंस्ड है, ऐसा वाला क्वेश्चन, और या फिर ये वाला एक्स वाई जेड या ए बी सी डी करके। और दोनों ही बेहद आसान है, आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इसको डाल लो जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस एक एक लाइन में रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो, और इंडो का मतलब होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, और हीट भी कहो तो हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर हम कहें एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक मींस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अब रिलीज होने का मतलब है बाहर निकलना, एनर्जी का बाहर निकलना। अब एनर्जी बाहर निकले तो इसको रिएक्शन में कैसे लिख के दिखाते हैं, ये बताना चाह रहा हूं। तो रिएक्शन में देखो कैसे लिखेंगे। आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, और साथ में हीट लिख दिया, यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकल रही है। इट मींस वहां पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है। तो यहां तक इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, हीट इधर लिख सकते हो। अब इस हीट की वैल्यू भी तो लिख सकते हो सकता है हीट की वैल्यू तुम लिख दो 10 किलो जूल, 10 किलो जूल हीट निकल रही है बाहर। तो सपोज करो मैं हीट को लिख देता हूं 10 किलो जूल, अपने मन से मान लेता हूं कि 10 किलो जूल हीट निकल रही है। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, समझना। उधर वाले प्लस को एरो के इस साइड लाऊंगा तो प्लस माइनस बन जाएगा, तो इसीलिए वो प्लस माइनस बन गया, तो आर माइनस 10 किलो जूल बराबर प्रोडक्ट। तो हम ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो अगर ये माइनस में लिखा हुआ 10 किलो जूल, तो उसका मतलब उधर ले जाओगे तो प्लस में, और प्लस में इसका मतलब एक्सोथर्मिक। क्लियर? इसी तरह से हम एक इंडोथर्मिक ले लेते हैं। बोलो इंडोथर्मिक क्या हो सकता है? जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी तो किस साइड लिखें? हीट। रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी वो बनेगा प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे आर प्लस हीट मिलके बना प्रोडक्ट, आर प्लस हीट मिलके बना प्रोडक्ट। हम कुछ ऐसा लिखेंगे, आर प्लस हीट मिलके बना प्रोडक्ट। क्या ये सही है? एक बच्चे ने लिखा है कैन वी से दैट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। सॉरी, एक्सोथर्मिक कैसे हो सकता है डिकम्पोजिशन? मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन कैसा है, इंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होती है डिकम्पोजिशन में। एक्सोथर्मिक कैसे हो सकता है? समीन साकिब, इंडोथर्मिक होगा ना, एक्सोथर्मिक थोड़ी ना होगा। हीट एब्जॉर्ब होती है डिकम्पोजिशन में, तो रिएक्टेंट प्लस हीट मिलके बना प्रोडक्ट। तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सपोज करो ये 10 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्रोडक्ट माइनस 10 किलो जूल। ये वाला प्लस उधर गया तो माइनस, और उधर वाला प्लस इधर गया तो माइनस, तो प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये 10 15 कुछ भी है, ये तो अपनी मर्जी से मैं मान रहा हूं। तो एंट्रेंस में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि लिखा होगा N2 या समथिंग कोई केमिकल, और माइनस 10 किलो जूल, और फिर कोई केमिकल लिखा होगा, कहेगा बताओ ये रिएक्शन कौन सी है। तो क्या आप पहचान सकते हो? जी माइनस जिधर लिखा होगा पहले माइनस को प्लस में ले जाना। अब अगर प्लस प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और प्लस अगर रिएक्टेंट साइड में आ रहा है तो वो एंडोथर्मिक होगा। सानिया खान, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, खास करके थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता था क्या, कि आप उसे हीट दोगे तब वो केमिकल में टूटेगा, और हीट देने का मतलब है वो इंडोथर्मिक है। आपने उसे हीट सप्लाई किया है तो इंडोथर्मिक है,
और जिसके अंदर से नेट हीट निकले बाहर, जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलना एक रिएक्शन है और वहां रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक। बेटा मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये वेजिटेबल कंपोस्ट कहां से आ गया? भाई साहब मैं यहां सब्जी नहीं उगा रहा हूं, ना खाद बनवा रहा हूं, वो बायो वाले से पूछना भाई। हाँ बायो का एक एग्जांपल लेकिन किताबों में लिखा है। अगर मैं बायो का एग्जांपल बोलूं तो बायो का एग्जांपल लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस क्या था? प्रिपरेशन ऑफ फूड, और वो भी किससे? भाई ऊपर से सनलाइट भी आता था, तो सनलाइट आने का मतलब लाइट एनर्जी, एनर्जी तो है, तो एनर्जी आएगी तभी खाना बनेगा, और एनर्जी आकर के पत्तों ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब किया तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? इंडो। तो फोटोसिंथेसिस कैसी है? इंडोथर्मिक, क्योंकि तुमने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाया पत्तों से। तो इसीलिए बायो का अगर एग्जांपल बोले, क्योंकि ये शायद एंट्रेंस में एक बार आया भी था, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? इंडोथर्मिक। वहीं रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन के दौरान तुम्हारे खाने से एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकलती है तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ? एक्सो। तो एक्सो में रिस्पिरेशन आ जाएगा बायो का। हाँ लेकिन खाद का बनना, कंपोस्ट का बनना, तो वो मैं नहीं जानता हूं किसमें आएगा, तो वो बायो वाले से पूछो। हाँ बच्चे ने लिखा डाइजेशन ऑफ फूड, तो भाई मैं रिस्पिरेशन का बोल रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ी ना एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाने आया हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं कि बायोलॉजी में कैसे क्या कौन सा खाना कहाँ पच रहा है। वो देखो किसमें एनर्जी निकल रही कि नहीं निकल रही। ठीक है, क्लियर है सबको? तो एंडो एक्सो में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ एक चीज और याद रखना, जब जब एसिड आता है ना, जहां जहां एसिड और बेस आते हैं खास करके, तो एसिड बेस की रिएक्शन अक्सर देखी जाती है, वो मैंने बताया भी था कि एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट कर गया तो वो तो एक्सोथर्मिक कंफर्म, न्यूट्रलाइजेशन। वरना मेटल का भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराओ ना, तो एसिड जहां आता है अक्सर एक्सोथर्मिक होता है। जैसे जिंक प्लस HCl, माना कि जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन साथ साथ हीट भी निकलेगी, क्योंकि एसिड जब रिएक्ट करता है तो थोड़ी मोड़ी हीट तो निकलती है। इवन बेस भी रिएक्ट करता है तो हीट निकलती है। एक बच्चा पूछ रहा सर न्यूट्रलाइजेशन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होगी बेटा, मैंने न्यूट्रलाइजेशन के वक्त भी पढ़ाया है ये चीज, तुम पीछे का पढ़ के आओ, देखो मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब पढ़ाया तो लिखवाया था कि वहां पर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वो भी लिखवाया था ऑलवेज, ऑलवेज हीट निकलती है। क्लियर सबको? तो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत? इस चैप्टर में कोई डाउट? जल्दी से लिख के बताओ, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर लिखोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। और देखो बच्चों, मैंने शुरू में बोला भी था तुम लोगों से कि हमारी केमिस्ट्री में बहुत आसान है, हमें एंट्रेंस में स्कोर करना है केमिस्ट्री को और पूरा फुल मार्क्स आएगा। बस आप एक एनसीईआरटी लेवल और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो। ठीक है, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो सोचते हैं नहीं नहीं सर इतना लो लेवल नहीं आता है सर, थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ें। अरे हाई लेवल पढ़ना कोई मना नहीं कर रहा है, एक बार एंट्रेंस निकाल लो, एक बार एमयू में दाखिला ले लो, उसका जितना हाई लेवल पढ़ना पढ़ो, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त केमिस्ट्री में उतना ही पढ़ो जितना कि तुम्हारा आता है एंट्रेंस। और तुम पिछले 20 साल का पेपर उठा के देख लो, एक बार भी कोई हाई लेवल आता ही नहीं है, एक आध क्वेश्चन छोड़ के, और वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा जिससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कोई हाई लेवल एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, बाकी सब्जेक्ट में पढ़ो, केमिस्ट्री में नहीं। एसिड बेस सॉल्ट, तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एसिड बेस पढ़ेंगे, कि एसिड बेस क्या है, किसको कहते हैं एसिड बेस, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड बेस,
तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड बेस चलेंगे कि एसिड बेस के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो एसिड बेस में सबसे पहले हम लोग एसिड को चलते हैं, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे एसिड्स क्या है, उनकी खासियतें क्या क्या है। एसिड के एग्जाम्पल में एसिड को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हमें एक टॉपिक आता है इनऑर्गेनिक एसिड, किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, एग्जाम्पल पूछेगा सिर्फ, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ये 5-6 तरह के एसिड के नाम है। तो इन नामों का मतलब समझ लेते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले मैं एसिड के बारे में बात करूं, सबसे पहला इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक, इनऑर्गेनिक एसिड, इसी इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का ही दूसरा नाम है मिनरल एसिड। क्वेश्चन कैसे पूछता है, व्हाट इज इनऑर्गेनिक एसिड, ये नहीं पूछता है, पूछता इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक एसिड है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन इनऑर्गेनिक है कौन ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक एसिड की पहचान पहले समझ लो तो इनऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं जो कार्बन कंटेनिंग एसिड हो, ऐसे एसिड जिनमें कार्बन होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन सारे कार्बन कंटेनिंग नहीं। जब आपने कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर बताया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना मस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है बट वो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, ये सब ऐसे केमिकल है जिनमें कार्बन है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। और उनकी वजह यह है कि उनकी प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड जैसी मिलती हुई नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी मिलती हुई नहीं है प्रॉपर्टीज, इसलिए उनको अलग कर दिया जाता है प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें कार्बन होने के बावजूद वो हमारे ऑर्गेनिक में ना आकर के इनऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है, वरना ज्यादातर जो कार्बन वाले होंगे सब कहाँ आएंगे, ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक को याद रखने का तरीका, कार्बन वाले सारे ऑर्गेनिक में आते हैं और कुछ कार्बन वाले इनऑर्गेनिक में आते हैं। और जिनमें कार्बन नहीं है, जिनमें कार्बन नहीं है वो तो गारंटी के साथ इनऑर्गेनिक है। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूं HCl, क्या कोई कार्बन है, तुम बोलोगे नहीं है, तो इसका मतलब वो गारंटी इनऑर्गेनिक एसिड है। H2CO3 कार्बन है बट क्योंकि ये H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है तो इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। H3PO4, इसमें कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता ये, तो फिर ये गारंटी से इनऑर्गेनिक है। H2SO4, ये कार्बन नहीं है इसके अंदर, तो गारंटी से ये इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक वाले में कार्बन नहीं होंगे तो गारंटी इनऑर्गेनिक होगी, और कार्बन अगर है तो वो ऑर्गेनिक, लेकिन कुछ कार्बन वाले ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर इनऑर्गेनिक का एग्जांपल लिखता हूं, HCl, बोलो इनऑर्गेनिक कंफर्म, H2SO4 कंफर्म इनऑर्गेनिक, HNO3 कंफर्म इनऑर्गेनिक। कंफर्म क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन ही नहीं है, और कार्बन नहीं है तो वो तो कंफर्म है इनऑर्गेनिक एसिड होगा। H3PO4, H3PO4 कोई कार्बन नहीं है तो वो कंफर्म है इनऑर्गेनिक होगा। बट ऑर्गेनिक जो तुम्हें हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, जैसे H2CO3 को देखने के बाद लगे सर इसमें तो कार्बन है तो ये तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन होने के बावजूद ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट वाला ही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ, ये वाले नहीं होते, ठीक है। तो H2CO3 एक ऐसा है जिसमें कार्बन होने के बावजूद ये मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। अच्छा, इनऑर्गेनिक एसिड ऐसा नहीं है कि सब के सब स्ट्रांग ही होते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ये तो मैंने 4-5 एग्जांपल दिए, और भी बहुत सारे। तो आप शक्ल देख के ऐसे नहीं बता सकते कि ये सर ये कमजोर है, सर ये स्ट्रांग है, जब तक कि आपको पहले से ही याद ना हो, ठीक है। तो पहले से ही अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कि हाँ सर ये कमजोर, ये स्ट्रांग। तो इनमें से अगर देखा जाए तो मैं इन 3 के बारे में बोल दूं, ये 3 स्ट्रांग है और ये जो 2 लास्ट के हैं ये वीक। ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है लास्ट के 2 वीक है और इधर के 3 स्ट्रांग, ठीक है। यहां तक तो सबको क्लियर है। स्ट्रांग वीक वो हम देखेंगे किस बेसिस पे हम लोग स्ट्रांग कहते हैं, किस बेसिस पे वीक कहते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इनऑर्गेनिक एसिड कैसे पहचानना है, जिनमें कार्बन नहीं वो गारंटी के साथ इनऑर्गेनिक, और एक H2CO3 और याद रख लो अपने कोर्स में जिसमें कार्बन होने के बावजूद इनऑर्गेनिक है।
और फिर जब हम ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल दें, ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक एसिड का तो बहुत ही आसान है। ऑर्गेनिक एसिड की सबसे बड़ी पहचान कार्बन होता है इसमें, और कार्बन वाले, खास करके कार्बन कंपाउंड्स वाले एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बन कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक पढ़ोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो एग्जाम्पल में, अच्छा ये सारे के सारे वीक होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक हैं, स्ट्रांग है ही नहीं, तो इनको याद रखना सबसे आसान कि ऑर्गेनिक एसिड सब के सब वीक हैं। एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है और ये पूछा जाता है, जैसे लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो देखो इंसानों में तो पाया ही जाता है, लेकिन हमें यहां पर एग्जाम्पल में जैसे याद रखना, किताबों में जो दिया हुआ वो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दही में लैक्टिक एसिड है। उसके अलावा तुमसे पूछेगा एसिटिक एसिड बताओ कहाँ है, तो एसिटिक एसिड आप कहोगे विनेगर में, सिरके में। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जैसे कि फॉर्मिक एसिड। अच्छा अभी हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ना किसी का, जब हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां फॉर्मूला पढ़ाएंगे। फॉर्मिक एसिड ये बताओ कहां मौजूद हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ बिल्कुल सही लिखा, एंट स्टिंग, चींटियों के डंक में, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब चींटी, कभी चींटे बैठ जाते हैं उसमें हाथ पे और डंक मार दें तो आपका हाथ थोड़ा सा सूज जाता है, क्योंकि वो जब एसिड अंदर जाता है तो रिएक्शन होने लगती है, फिर वो WBC सब आते होंगे और कुछ रिएक्शन करके वो देखा होगा थोड़ा स्वेल कर जाता है, तो वो वहां पर फॉर्मिक एसिड है इसके अंदर। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड के अलावा भी एसिड है, सिट्रिक एसिड, इसको मैं बस लिखता जा रहा हूं, ये तो रटने वाला है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट जैसे एग्जांपल के तौर पे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, ये सब सिट्रस फ्रूट है। तो इनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, विटामिन सी वाले जिसके सोर्स होते हैं ये। इनके अलावा ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इसके बारे में पूछा जाएगा, टोमेटो, टैमरिंड, इमली में। अब देखो बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन टमाटर, दूसरा प्याज, तीसरा गोभी, चौथा आलू, ऐसे करके ऑप्शन नहीं होंगे, केमिस्ट्री है। यहां मैच दी कॉलम करके आ सकता है कि 4 एसिड दिए होंगे, 4 सोर्स दिए होंगे और फिर कहेगा मैच दी कॉलम कौन सा सही है। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि ऐसे क्वेश्चन आने जा रहा है कि टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन इमली, खजूर और समथिंग करके 4 ऑप्शन बना दो, वैसे नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा भी याद है तो आप बना सकते। तो टार्टरिक एसिड, टेमरिंड, और एक और है मैलिक एसिड। ये बताओ बच्चों मैलिक एसिड कहां है। मैलिक एसिड, इसके बारे में बताओ। मैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल, सही लिखा बच्चे ने बिल्कुल, एप्पल, एप्पल में मैलिक एसिड। अभी तो रट्टाफिकेशन, इसको तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं कह सकते, इसको आपको याद करना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं इसको मिटाता हूं। लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक हैं, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बन कंटेनिंग, तो इन सब में कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, वीक एसिड ले लिया। स्ट्रॉन्ग और वीक को इसी में समझ गए, और आगे भी समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, वीक क्यों कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है। या पहले हम चलो स्ट्रॉन्ग और वीक को लेके चलते हैं, क्यों कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोग इतना तो जानते हो गया, एसिड का मतलब है जो अपने अंदर से H+ निकाले, ठीक है। और बेस का मतलब है जो अपने अंदर से OH निकाले। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि ये आप लोगों को आता है।
तो एसिड की खासियत है वो अपने अंदर से H+ निकालता है। अब अगर वो H+ ज्यादा से ज्यादा निकालता है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो अपने अंदर से H+ अच्छे से नहीं निकाल पाता वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ H+। जो मैक्सिमम H+ निकल आए, अपने अंदर से निकाले, वो स्ट्रॉन्ग, जो ज्यादा नहीं निकाल पाए H+, वो वीक। तो हम लोग ऐसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जिसमें H+ ज्यादा से ज्यादा हो, और वीक एसिड का मतलब जिसमें H+ उतना ज्यादा ना हो। एरो समझते हो? एरो का मतलब यहाँ ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा छोटा एरो बनाया मतलब कम हो रहा है। अब इसी को दूसरे लफ्जों में कहेंगे, जैसे HCl को मैं एग्जांपल लेता हूं। HCl को जब पानी में घोलते हैं तो ये पहले H+ और Cl- टूटेगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। एसिड को जब पानी में घोलते हैं तो वो अपने आयंस में टूटता है पहले तो। अब अगर मैं आयंस में टूट रहा है और आयंस है H+ और Cl-, वहीं दूसरी तरफ मैं एक वीक एसिड का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे ये CH3COOH है, मैंने इसको पानी में घोला और इसको भी आयंस में तोड़ दिया, इनको भी मैंने आयंस में तोड़ दिया। तो अब ये बताओ शक्ल देख के कैसे समझे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? शक्ल देख के हमें कैसे समझ में आएगा? फिर सिंबल भी देखो मैंने चेंज किया, यहां सिंबल कुछ और है, यहां सिंबल कुछ और है। तो आप शक्ल देख के, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप स्ट्रांग वीक नहीं पहचान सकते जब तक कि आपको पहले से मालूम ना हो। हाँ, एक्सपेरिमेंट करके पहचान सकते हो, बट शक्ल देख के नहीं। कुछ बच्चे समझते हैं कि हम वहां फोटो देखेंगे केमिकल को और पहचान लेंगे ये स्ट्रांग है कि वीक है, तो नहीं पहचान सकते भाई। हजारों एसिड हैं, आप नहीं पहचान पाओगे। अंदाजा लगा सकते हो, ये बात सच। जैसे ऑर्गेनिक एसिड हुआ तो कंफर्म अंदाजा लग जाएगा कि वो एक वीक एसिड है, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड आ गई कोई तो आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक। तो पहचाने कैसे? वो देखो, HCl टूटा H+ और Cl में, एरो ये वाला है। वहीं CH3COOH में ये एरो है। इस एरो को कहते हैं रिवर्सिबल एरो। ये एरो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है, ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कहते हैं। और इरिवर्सिबल का मतलब सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, वापस नहीं आ सकता। तो वीक एसिड को डिफाइन कैसे करें और स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन कैसे करें? एक तो H+ के टर्म में कि जो मैक्सिमम H+ देगा, और दूसरा कुछ किताबों में लिखा रहता है कि जो पूरी तरह से टूट जाए, जो एसिड पानी में घुलने के बाद कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए, उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग। और जो पूरी तरह से आयोनाइज या डिसोशिएट ना करे वो कहलाता है वीक। तो जो कंप्लीटली टूट जाए, कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग। और जो पार्शली डिसोशिएट करे, पूरी तरह से डिसोशिएट ना करे, उसे कहते हैं वीक। अब ये कैसे पहचाने कि कौन पूरी तरीके से टूटा कौन पूरी तरीके से नहीं टूटा? कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने का तरीका यह है कि जैसे हमने 100 ग्राम एसिड लिया, तो अगर 100 का 100 ग्राम एसिड अपने आयंस में टूट जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, तो हम कहेंगे जितना केमिकल लिया था मैंने पूरा का पूरा टूट गया है, तो ये कंप्लीटली टूटना कहेंगे। और वही मैंने 100 ग्राम एसिड लिया और उसमें से 20 ग्राम एसिड तो टूट गया और 80 ग्राम एसिड नहीं टूटा, तो 20 ग्राम टूटने का मतलब है वो कम टूटा, अपने इनिशियल अमाउंट से कम ही टूटा है। तो कम टूटा तो वो पार्शली डिसोशिएट करा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम पहचान सकते हैं कि कंप्लीटली टूटा है या पार्शली टूटा। हाँ, ये बच्चा लिख रहा है 2019 में ही आया था। ठीक है, तो क्लियर है ये कंप्लीटली डिसोशिएट और पार्शली डिसोशिएट का मतलब कि जितना इनिशियल अमाउंट तुम लेते हो एक्सपेरिमेंट के दौरान, उतना पूरी तरह से अगर टूट जाता है तो वो कंप्लीटली, और पूरी तरह से नहीं टूटा तो वो इनकम्प्लीट। बट एसिड का फॉर्मूला देख के नहीं पहचान सकते कि ये पूरा टूटने वाला है कि पूरा टूटने वाला नहीं। और जिसमें पूरा नहीं टूटता उसमें रिवर्सिबल साइन, जिसमें पूरा टूट जाता है उसमें इरिवर्सिबल साइन। ये इरिवर्सिबल साइन मतलब रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ जा रही है, और ये रिवर्सिबल साइन है मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस भी रिएक्टेंट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सबको यहां तक? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड।
जल्दी से लिख के तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक बच्चे ने लिखा है कि सर HCl रिलीज H3O प्लस। वो बात सही है, H3O प्लस ही रिलीज करता है। मैं बताऊंगा अभी कैसे। अभी तो मैंने सिर्फ रिएक्शन करके दिखाया है, अभी मैं उसको H3O भी करके दिखाऊंगा, आगे चलेगा, टॉपिक आएगा। तो अब हमने स्ट्रॉन्ग वीक पढ़ लिया। अब हम आते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड और दूसरा है हमारा डाइल्यूट। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CONC कॉन्क, डाइल्यूट को DIL डॉट। क्या होता है कंसंट्रेटेड और क्या होता है डाइल्यूट? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन, जिसमें पानी कम से कम हो, ठीक है। और जिस एसिड में पानी ज्यादा से ज्यादा मिला हुआ है तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट। और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा पानी मिल गया तो वो एक्वस हो जाएगा, पूरी मतलब पानी पानी भरा हुआ है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो डाइल्यूट एसिड का मतलब जिसमें पानी ज्यादा हो और इसमें पानी कम हो। अब हम कैसे पहचानें कि पानी कितना होने पर डाइल्यूट कहलाएगा, कितना होने पर कंसंट्रेटेड कहलाएगा? तो नॉर्मली केमिस्ट्री वाले 50% मान के चलते हैं, ठीक है। 50% के नीचे रहता है तो मान के चल जाते हैं वो डाइल्यूट, और 50% के ऊपर है तो मान के चलते हैं कंसंट्रेटेड। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। वो पानी के टर्म्स में ही बोला जाता है। तो पानी ज्यादा कम तो कंसंट्रेटेड गाढ़ा सॉल्यूशन, और पानी ज्यादा तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर हमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, सॉल्यूशन एसिड के अंदर पानी मिलाना है, तो क्या करना चाहिए? एसिड को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को एसिड में मिलाना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा है। एसिड को पानी में मिलाना चाहिए या पानी को एसिड में मिलाना चाहिए? लिख के बताओ, लिख के बताओ, पानी को एसिड में मिलाएं कि एसिड को पानी में मिलाएं? पानी में एसिड, बहुत सही लिखा बच्चे ने, सही बात है। अगर हमें डाइल्यूट करना है तो पानी ले लेते हैं और पानी में ड्रॉप वाइज एसिड मिलाते हैं धीरे धीरे। और अगर तुमने उल्टा करा, एसिड ले लिया और पानी मिला दिया, तो देखो होता क्या है। चाहे तुम एसिड में पानी मिलाओ चाहे पानी में एसिड मिलाओ, रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, ये याद रखना है। रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, चाहे पानी में एसिड मिलाओ चाहे एसिड में पानी मिलाओ। तो दोनों केस एक्सोथर्मिक का है, ये भी एक्सो है ये भी एक्सो है। लेकिन लेकिन क्योंकि यहां पर तुम तेजाब जो है वो कम क्वांटिटी में ले रहे हो, ड्रॉप वाइज मिला रहे हो पानी के अंदर, तो तेजाब कम है तो उसमें हीट भी कम निकलेगी। और जब हीट कम निकलेगी, क्योंकि देखो हीट निकल रही है तेजाब की वजह से, एसिड की वजह से, तो जब एसिड कम लिया तो हीट भी कम निकली। और जब हीट कम निकली तो वो पानी जो है वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करने की भी खासियत रखता है। तो पानी जो थोड़ा मोड़ा हीट निकला उसको एब्जॉर्ब कर लेगा आराम से, तो इसलिए उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर आराम से तुम्हारा एसिड पानी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही तुमने पानी को एसिड में डाला तो एसिड सारे के सारे वहां पे नीचे थे, उन्हीं की वजह से हीट निकल रही थी और तुमने उसी में पानी ला कर डाल दिया। तो अब एसिड अपना पूरा काम दिखाएगा और फिर हीट जबरदस्त निकलेगी। और यहाँ पर पानी उतना है भी नहीं कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके हीट को, तो वो हीट जो है वो ग्लास जो कंटेनर है उस कंटेनर तक पहुंचेगी, और फिर वो कंटेनर हीट के चक्कर में हो सकता है फट जाए, और कंटेनर फटेगा तो अगल बगल तेजाब जा सकता है। तो इसीलिए गलती से भी तेजाब को पानी में ना मिला। तो ये याद रखना है, तो दोनों एक्सो, ये भी एक्सो है वो भी एक्सो है, लेकिन पानी की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी की वजह से वहां पर सिर्फ बर्तन हल्का सा गर्म पड़ता है, लेकिन वो बर्तन ब्लास्ट नहीं करता। ये बच्चा लिख रहा मोर पॉप साउंड एंड हाई एनर्जी विल रिलीज, बहुत सही। और बनाया भी है, पिक्चर के साथ बना रहा है, धूम धमाका उड़ा रहा है यहाँ पर। बच्चों को मौका मिल जाए तो ऐसी ऐसी स्माइली यूज करते हैं ना, बस पूछो मत कहां कहां से निकालते हैं ये सब।
इन्हीं सब चीजों में तुम लोगों की क्रिएटिविटी तो बहुत हाई है। पढ़ने लिखने आएगा नहीं, लेकिन हाँ बम धमाका दिखाना है, कैसे मैसेज करना है, उसमें कौन सा पिक्चर आना, वो उसमें तो बहुत आगे हो तुम लोग, ये तो मैं मानता हूं। नहीं, मैंने लड़का लड़की नहीं कहा, वो मैं सबके लिए कह रहा हूं। चलो लिख लिया यहां तक, कंसंट्रेटेड और एक तरफ डाइल्यूट। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया एसिड का। इसी तरह हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसका, बेस का। सेम एग्जाम्पल, जैसे एसिड का एग्जाम्पल पढ़ा वैसे ही हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, बेस का। और फिर दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किसने कॉन्सेप्ट कैसा दिया था एसिड बेस के बारे में। तो एग्जाम्पल चलें, जैसे एसिड का पढ़ा वैसे ही बेस का। तो आप बेस का एग्जाम्पल समझो। बेस का एग्जाम्पल, इसके लिए आप सबसे अच्छा है याद करो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप याद करो। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को हटा के बात करते हैं हम लोग, लिथियम से बात करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम फिर बात नहीं करते क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, तो उसको हम लोग रिएक्शन में यूज नहीं करते। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे सीजियम पर। तो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड सारे के सारे बेस है। मुझे एग्जांपल दो। लिथियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ क्या हो सकता है, LiOH, क्योंकि लिथियम की वन वैलेंसी, OH की वन वैलेंसी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला उसी हिसाब से आएगा, LiOH, पोटेशियम OH, KOH हो गया, NaOH, रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड, सीजियम का हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे जितने भी हाइड्रोक्साइड लिखे मैंने, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। और हाइड्रोक्साइड कोई सा भी हो वो बेस होगा। हाइड्रोक्साइड कोई सा भी हो वो होता क्या है, बेस। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड बेस होता है, खास करके फर्स्ट ग्रुप लिखा, खास करके मैंने फर्स्ट ग्रुप का लिखा हाइड्रोक्साइड। ऐसी सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप बता सकते हो कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके भी हाइड्रोक्साइड बेस होंगे। तो हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप का हाइड्रोक्साइड बोलो, सेकंड ग्रुप हाइड्रोक्साइड। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग चेक करो। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। रेडियम नहीं लिया फिर उसे, रेडियम रेडियो एक्टिव है, उसको नहीं लेते हम यहां पर। तो ये सारे हाइड्रोक्साइड जो हैं, ये भी सब बेस है। हाँ, कौन से वीक है कौन से स्ट्रॉन्ग है वो मैं बताऊंगा। तो हम लोग इसको भी लेके चल रहे हैं हम लोग बेस में। ऐसी 13th ग्रुप हाइड्रोक्साइड, 13th ग्रुप, 13th ग्रुप किसका किसका है, बेरिलियम, सॉरी बोरॉन। तो अगर मैं बोरॉन का लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है समझना यहां पर, ध्यान दो, ये सारी सबकी वैलेंसी 3 है, 3 की वजह से ऐसा आया है। इसका नाम क्या है, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो दिखने में सारे हाइड्रोक्साइड है, तो सब के सब बेस होने चाहिए, लेकिन ये बेस नहीं, BOH थ्राइस बेस नहीं है। बाकी सारे बेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट BOH थ्राइस बेस नहीं है। तो ये पहला हाइड्रोक्साइड है जो बेस नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब मैंने बोला कि सारे हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं तो ये क्यों नहीं है बेस। तो उसकी वजह यह है कि आप दिखने में लग रहा है ये हाइड्रोक्साइड है, बट असल में ये H3BO3 है। देखो ध्यान से, 3 हाइड्रोजन, यहां पर देखो ये क्या कहते हैं, बोरॉन 1 और ऑक्सीजन भी 3, इसीलिए H3BO3। और इसका नाम है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड वो है जो आप कैरम में खेलते हो, कैरम बोर्ड पे, तो कैरम बोर्ड पे जो पाउडर डालते हो वो बोरिक एसिड। तो दिखने में ये लग रहा है हाइड्रोक्साइड, बट ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये क्या है, बोरिक एसिड है। तो 13th ग्रुप के हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, सिवाय BOH थ्राइस को छोड़ के, वो एसिड।
अब इनमें से कौन स्ट्रांग है कौन वीक है वो भी देख लेते हैं। तुम्हारी किताब लिखती है कि फर्स्ट ग्रुप वाले स्ट्रांग है और बाकी सब वीक है, तुम्हारी किताब लिखती है, बट ऐसा नहीं है हायर क्लासेस में। फर्स्ट ग्रुप वाले स्ट्रांग है, सेकंड ग्रुप वाले स्ट्रांग भी नहीं है तो वीक भी नहीं है, माइल्ड है थोड़े से, और बाकी सारे ग्रुप वाले जो हैं वो वीक है। तो अगर मैं यहां से बोलूं तो ये वाला स्ट्रांग इस वाले को, सेकंड वाले को माइल्ड, ना तो स्ट्रांग ना तो वीक, और 13 ग्रुप वाले ये सब वीक। क्लियर है बच्चों? अच्छा, फिर से डिफिनेशन वही है। स्ट्रांग बेस कौन होगा? स्ट्रांग बेस वो होगा जो ज्यादा से ज्यादा OH निकालेगा अपने अंदर से। वीक बेस वो होगा जो कम OH निकालेगा। ज्यादा OH कब निकलेगा स्ट्रांग में? जब वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, यानी कि इररिवर्सिबल का सिंबल आएगा। और वहीं वीक वाले में आना चाहिए कौन सा सिंबल? रिवर्सिबल का। क्लियर है? तो स्ट्रांग का मतलब जो ज्यादा अच्छे से टूटे, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो OH ज्यादा दे, और वीक बेस का मतलब जो OH उतना ना दे, कम, ज्यादा ना दे। ठीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, पूरी तरह से टूटेगा पानी में, और जबकि वीक वाला पार्शियली डिसोशिएट होगा पानी में। ठीक है, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड डिसोशिएट हो गया तो वो आपका स्ट्रॉन्ग, और जो पूरी तरह से ना टूटे वो आपका वीक। और ये कैसे जानेंगे कि पार्शियली हो रहा है कि वीक? ये तो एक्सपेरिमेंटल है, शक्ल देख के तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक ये सब क्लियर हुआ सबको? बेस का लिख के था जल्दी से। हाँ, मोहम्मद अर्श, व्हेन इन एसिड वाटर मिक्स द, क्या लिख रहा भाई साहब? इतनी करनी करी अंग्रेजी मत लिखा करो यार, मेरा दिमाग 2 GB का नहीं कर पाता ट्रांसलेट। थोड़ा सही हिंदी में लिख लिया करो यार, अंग्रेजी मत करो, हिंदी में लिख लिया करो। एसिडिटी एक अलग वर्ड होता है, एसिडिटी कैसे वर्ड डाल दोगे तुम यहां पर? एसिडिटी अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, क्लियर सबको ये सब स्ट्रॉन्ग वीक? अब जिन भाई साहब को क्वेश्चन पूछना है तो आप बिल्कुल हिंदी में लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी खतरनाक अंग्रेजी बनाते हो कि शेक्सपियर भी ना समझे फिर। तो कंप्लीटली पार्शियली डिसोशिएट हो गया, बेस का एग्जांपल हमने ले लिया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि रियल में एसिड बेस कहते किसको है। ये तो हमने क्लास 10 के हिसाब से पढ़ लिया कि एसिड का एग्जांपल और बेस का एग्जांपल। अब एसिड बेस कहते किसको है, तो इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहला अरीनियस कॉन्सेप्ट, फिर एक आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, और फिर एक आया लुईस कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट है, बट क्लास 10 में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि है अरीनियस कॉन्सेप्ट। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे अरीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हाँ, एक ने लिखा है सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस में OH ज्यादा होते हैं क्या? नहीं, मैंने ऐसे लिखा है ज्यादा थोड़ा सा कम उससे। स्ट्रॉन्ग में कहीं ज्यादा होंगे, जैसे 100 ग्राम बेस लिया तो हो 100 का 100 ग्राम टूट जाए पूरी तरीके से तो वो स्ट्रॉन्ग, और 100 ग्राम में से 20-30 ग्राम टूट रहा है पानी के अंदर तो वो वीक, जो पूरी तरह से ना टूटे। क्लियर सबको? अब ये एग्जाम्पल देखो, बेस के और भी हो सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही एग्जाम्पल नहीं है बेस के। आप चाहो तो अलग से कहीं पे लिख लो, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब एग्जाम्पल है बेस के। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, ये भी एग्जाम्पल है बेस के, कोई शक नहीं है, ये सब एग्जाम्पल है बेस के। लेकिन एक आपने वर्ड सुना होगा अल्कली, ये तो मैं बेस लिख रहा हूं, एक वर्ड आता है अल्कली। अल्कली और बेस में फर्क है। बेस सारे हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हैं सब बेस, बट अल्कली उन बेस को कहेंगे जो पानी में घुल सकता है। वाटर सॉल्युबल बेस को क्या कहते हैं हम लोग? अल्कली। तो इनमें से
जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोक्साइड को हम लोग अल्कली भी कह लेते हैं। लेकिन बाइकार्बोनेट पानी में नहीं घुलते, ठीक है, कार्बोनेट पानी में नहीं घुलते, तो इनको हम अल्कली नहीं कह सकते, इनको बेस कहेंगे बट अल्कली नहीं कहेंगे। तो अल्कली का मतलब क्या था? वाटर सॉल्युबल बेस। तो वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली कहते हैं, और सब के सब बेस अल्कली नहीं है, बट सारे अल्कली कंफर्म होंगे कि वो बेस है। क्लियर है बच्चों? हाँ, इसमें एक पॉइंट और आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी कहीं पे चाहो तो लिख लो, ये भी एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे जो हमने कहा था, अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अरहीनियस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे वो अरहीनियस ही था। अरहीनियस ने ये कहा था कि एसिड वो केमिकल है जिसको पानी में घुलने पर H+ निकाले, और बेस वो केमिकल है जो पानी में घुलने पर OH निकाले। पानी में घुलने पे, ये वर्ड ध्यान रखना है, कोई और सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई और सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो पानी में घुलने पर एसिड H+ निकालेगा और बेस OH- निकालेगा। लेकिन जब पानी में एसिड जाता है तो जो H+ निकलता है वो H+ के फॉर्म में नहीं रहता, वो H+ पानी के साथ रिएक्ट करके H3O+ बन जाता है, जो अभी पहले क्वेश्चन भी पूछा था एक बच्चे ने। तो एसिड जब पानी में घुलेगा तो H+ निकलेगा, और वो H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन जिसे कहते हैं हम लोग। तो अगर मैं रिएक्शन बोलूं तो अरहीनियस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एसिड क्या था? एसिड वो केमिकल जो पानी में घुलने पर रिलीज करेगा अपने अंदर से, निकाल देगा अपने अंदर से क्या? H+। और H+ जो निकलेगा वो फिर पानी से रिएक्शन करके बन जाता है H3O+। और इस H3O+ को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो एंट्रेंस में एक साल सवाल भी आया था ये, और क्वेश्चन का कुछ इस तरह का था कि HCl+ पानी क्या बनेगा। ऑप्शन में था शायद H+Cl-B, और एक ऑप्शन में था H3O+Cl-। तो मोस्ट करेक्ट इनमें से H3O+Cl- है, जबकि H+Cl भी ठीक है, लेकिन जब H3O दिया हुआ है तो ज्यादा करेक्ट H3O है, क्योंकि वो H+ कन्वर्ट हो जाता है वापस H3O+। बोलो बच्चों, क्लियर यहां तक? एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी तरह सेम टू सेम कहानी कहां चलेगी? बेस में। और एसिड की प्रॉपर्टी अपने H+ की वजह से होती है, क्योंकि मेन उसका H+ है। और एसिड की तरह ही हम लोग बेस के बारे में देख लेते हैं। अरहीनियस ने क्या कहा था कि बेस पानी में घुलने पर OH- निकालता है, और हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये OH- भी पानी के साथ मिलकर रिएक्शन करता है, बट तुम्हारी क्लास में OH- को रिएक्शन करते हुए नहीं दिखाया है, तो हम यहीं तक लिखेंगे कि बेस पानी के साथ रिएक्शन करके OH निकालेगा। ठीक है? तो एसिड का हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा H+, और बेस में OH है तो OH ही रहेगा। क्लियर है एसिड बेस कॉन्सेप्ट अरहीनियस का? और अरहीनियस नहीं कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरी तरह से निकलेंगे आयंस, और वीक है तो पूरी तरह से आयंस नहीं निकलेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? तो आज हम लोग का इतना ही रहने देते हैं। अभी एक अनाउंसमेंट होगा, अभी जाना मत, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। और हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से सारी क्लासेस कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ने कल टेस्ट में भी अपियर हुए हैं। और आज बच्चों हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11th रेगुलर का, और वो बैच इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन किया है बच्चों कि आपके 11th एंट्रेंस के साथ साथ कैसे हम लोग 11th रेगुलर की पढ़ाई भी करवाएं। दोनों कोर्सेज आपस में बिल्कुल भी मर्ज नहीं होंगे, आई मीन दोनों एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करेंगे। 11th एंट्रेंस बहुत स्मूथली चलते रहेगा, उसके एग्जाम की जब डेट आ जाएगी तो उस पर फोकस हम लोग बढ़ा देंगे। बट ये टाइम अभी हम लोग और भी ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिस वजह से हम लोग एक्चुअली 11th रेगुलर का आज से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, वो सब आज डेमो क्लास करके देखें 1:30 पर।
आपके जो नया ग्रुप बनाया गया है 11th रेगुलर का, उस पर जूम ऐप का लिंक हम लोग भेज देंगे। जो लोग अभी तक नहीं रजिस्टर किए हैं डेमो क्लास के लिए, वो लोग मैसेज भेज दें, व्हाट्सएप कर दें 7300666551 वाले नंबर पर बच्चों। और जो लोग एक्चुअल में रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग तैयार रहें, जूम ऐप डाउनलोड कर लें। और हम लोग लिंक भेजेंगे बच्चों, आज 1:30 पर क्लास है आपकी, तो लिंक भेजेंगे, उस लिंक के थ्रू आप जूम ऐप पर बेसिकली क्लास कर पाएंगे। एक हफ्ते तक हम लोग डेमो क्लासेस करवाएंगे बच्चों, है ना। अगर आपको वो चीज बेहतर लगती है तो वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू फर्दर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।